How? साल 1992 के किसी एक दिन बहुत जोर से बाहर बारिश हो रही थी। तो जॉर्जी अपने बड़े भाई बिली से कहता है कि वो उसके लिए एक नाव बना दे और उस नाव को लेकर उसके साथ खेले। तो बिल उसके लिए एक नाव बना देता है, लेकिन वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता, इसीलिए बीमारी का बहाना बताकर वो जॉर्जी को मना कर देता है। तो जॉर्जी वो नाव लेकर घर के बाहर चला जाता है और उस नाव के साथ खेलने लगता है। वो नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन वो फिर गिर जाता है, जिससे नाव आगे जाकर एक गटर के अंदर चला जाता है। तो जॉर्जी अपने नाव को ढूंढने के लिए गटर के अंदर देखने लगता है, लेकिन तभी उस गटर के अंदर उसे पेनीवाइज नजर आता है और पेनीवाइज अपनी चिकनी चुमड़ी बातों से जॉर्जी को फंसाने लगता है और जॉर्जी अपना नाव लेने के लिए हाथ आगे करता है और तभी पेनीवाइज उसके हाथ को काट कर उससे अलग कर देता है। जॉर्जी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाता है और पेनीवाइज गटर के अंदर से अपना हाथ निकाल कर जॉर्जी को अंदर खींच लेता है। इस इंसिडेंट को अब 1 साल हो चुके हैं और हमें स्कूल में बिली के दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जो कि है रिची, स्टैनली और एडी। ये चारों जिगरी दोस्त है और इनके स्कूल में समर वेकेशन आज से शुरू हो रहा है। स्कूल में एक और लड़की है बेवरली, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेव। ये इस मूवी की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक है। स्कूल के बाहर वो लोग एक गुमशुदा हुए लड़की के बारे में बात करती है, जिसका नाम है पेटी रिप्सन। इसके बाद 3 लफंगे उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जगह पर पुलिस होने के कारण वो लोग कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, जिसका नाम है माइक, जो कि एक फार्म में काम करता है और उसका काम होता है बकरियों को मारकर मीट को सेल करना। स्कूल से बाहर निकलते वक्त बेव बेन से मिलती है, जो कि स्कूल में नया नया आया है। बेन बेव को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है। बेव बेन के ऑटोग्राफ बुक में अपना ऑटोग्राफ देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइक को दिखाया जाता है, जो कि शहर में मीट डिलीवरी के लिए आया है। रास्ते में उसे हेनरी और उसके लफंगे दिख जाते हैं, जिससे वो छुपने की कोशिश करता है और छुपकर एक गली के अंदर चला जाता है। माइक के पीछे एक दरवाजा होता है, जिसके अंदर अचानक आग लग जाती है और बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। फिर वो दरवाजा खुलता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन पर्दे के पीछे माइक को पेनीवाइज नजर आता है, जिसकी जलती हुई आंखें उसे घूर रही थी। लेकिन तभी हेनरी और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और माइक को इस शहर को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। इसके बाद स्टैनली को दिखाया जाता है, जो कि एक मुस्लिम है और अपने प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो एक कमरे में जाता है, जिस कमरे में एक पिक्चर है और उस पिक्चर में जो औरत है दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी है। स्टैनली उस पिक्चर से बहुत ज्यादा डरता है। इसके बाद वो पिक्चर अचानक गिर जाती है, तो स्टैनली उसे उठाता है तो देखता है कि वो औरत उस पिक्चर के अंदर है ही नहीं। इसके बाद उसके पीछे वही औरत होती है। वो डर के मारे भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो बिल और उसके दोस्त चले जाते हैं छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बेन का कोई दोस्त नहीं होता, तो वो लाइब्रेरी में ही अपना टाइम बिताता है। वो एक हिस्ट्री बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन उस बुक के सारे पेजेस एक जैसे ही है, तो उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आने लगती है और वो पीछे मुड़ के देखता है एक लाल बलून दूसरे कमरे में जा रही है। तो बेन उस लाल बलून का पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंचता है, तो उसे उस कमरे में एक जला हुआ रेड कलर का बॉल मिलता है और उसके सामने एक और रेड बॉल होता है। और ऐसे ही कलेक्ट करते करते वो लाइब्रेरी के स्टोर रूम में पहुंच जाता है। इसके बाद अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो देखता है सीढ़ी से कोई इंसान नीचे आ रहा है, लेकिन उस इंसान का कोई सर नहीं है। डर के मारे बेन लाइब्रेरी के अंदर भागने लगता है और वो सर कटा इंसान भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि पेनीवाइज उसके पीछे भाग रहा है और वो लाइब्रेरियन से जाकर टकरा जाता है। फिर वो देखता है कि उस जगह पर कोई भी भूत वगैरह नहीं है। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात होती है हेनरी और उसके दोस्तों से, जो उसे एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं परेशान करने के लिए। तो हेनरी चाकू से बेन के पेट में अपना नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बेन किसी तरीके से अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। बेन नदी के रास्ते भागने लगता है और उसी के ही थोड़े सामने बिल और उसके दोस्त लोग भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर एक टनल भी होता है, जिससे शहर का सारा पानी निकल कर नदी तक पहुँचता है। तो बिल को लगता है कि शायद अभी भी जॉर्जी यही कहीं मौजूद होगा, तो वो टनल के अंदर चला जाता है। रिची उसका दोस्त काफी ज्यादा चीजों को लाइट लेता है, तो वो भी मजाक मजाक में टनल के अंदर चला जाता है, लेकिन बाकी दोनों दोस्त टनल के बाहर ही रहते हैं। बिन को वहाँ पर पेटी रिप्सन का जूता मिलता है, जो कि साफ बताता है कि पेटी रिप्सन यही गई है या फिर उसकी लाश। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग और अंदर तक जाएंगे, लेकिन तभी बेन वहाँ पर आ पहुँचता है। थोड़ी देर बाद हेनरी का एक दोस्त वहाँ पर पहुँचता है। उसे लगता है कि बेन टनल के अंदर होगा, तो वो भी अंदर चला जाता है। टनल के अंदर जाने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि बहुत सारे भूत उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो वहाँ से भागकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता उसे नहीं मिलता। फिर अचानक एक उड़ता हुआ बलून उसके सामने आ जाता है और जब वो बलून फटता है
तब पेनीवाइज उसे मार देता है। दूसरी तरफ बेन को लेकर बिल और बाकी सब शहर पहुंचते हैं। रिची को बेन के साथ रख कर बाकी सभी मेडिकल स्टोर चले जाते हैं बेन के लिए दवाई लेने के लिए, लेकिन उन्हें जितनी दवाई चाहिए उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो तभी उनकी मुलाकात होती है बेव से। वो सभी बेव को उनका प्रॉब्लम बताते हैं तो बेव उन लोगों की मदद करती है। मेडिसिन लेकर वो लोग बेन के पास पहुंचते हैं और उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। बेव भी वहाँ पर पहुंचती है उन लोगों को देखने के लिए। वो देखती है कि वो लड़का बेन है। बिल बेव को कल तालाब में आने के लिए इनवाइट करता है। बिल थर्ड स्टैंडर्ड से बेव के ऊपर फिदा है, इसीलिए बिल ने उसे इनवाइट किया है। इसके बाद बेव अपने घर आती है जो कि अपने डैड के साथ रहती है और हमें उसके घर के अंदर की हालत दिखाई जाती है कि कैसे उसके फादर उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं और इस बार उसके फादर ने उसकी लंबे लंबे बालों को काटने का ऑर्डर दिया है। तो वो बाथरूम में जाती है और रोते रोते अपने बालों को काट देती है। अगले दिन हमारे मूवी के सारे लौंडे एक ऊंची जगह पर होते हैं जहाँ से वो लोग तालाब में जंप लगाने वाले है, लेकिन किसी की भी छोटी छाती में इतना बड़ा जिगरा नहीं कि वो लोग उतनी ऊंचाई से तालाब में जंप करे। तो नंगे पुंगे उन लड़कों को देखने के लिए बेव भी वहाँ पर आती है और जेंडर इक्वालिटी को बिलीव करते हुए वो भी नंगी हो जाती है, कपड़े उतारती है। और बेव की छाती बड़ी होने की वजह से उसके पास है बहुत बड़ा जिगरा, तो वो उतनी ऊंचाई से नीचे जंप मार देती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है मेल ईगो की। तो सारे लड़कों में मेल ईगो हर्ट होता है और वो सारे एक एक करके जंप कर देते हैं। इसके बाद वो तालाब में खूब फन करते हैं। मजे करने के बाद वो लोग तालाब के पास बैठकर बातें करते हैं। तो बेन उन सभी को डेरी शहर के बारे में एक फैक्ट बताता है। एक रिसर्च के मुताबिक डेरी शहर में किसी आम शहर से ज्यादा बच्चे के गायब हो जाने की रिपोर्ट आती है। बेन के पास इस चीज के बहुत सारे कटआउट्स है, तो इन सभी को देखने के लिए बेन सबको अपने घर लेकर आता है। बेन ने डेरी शहर के ऊपर जितनी भी रिसर्च की है वो सारी की सारी उसने अपने कमरे में लगा के रखी है। तो बेन सबको एक कहानी बताता है डेरी शहर के बारे में जो कि ट्रू है। तो बहुत सालों पहले 91 लोगों ने डेरी शहर को बनाया था। डेरी शहर पहले शिकारियों का शहर हुआ करता था, लेकिन उसी साल के विंटर सीजन में सारे के सारे 91 लोग गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे शिकारियों का हमला हो सकता है, लेकिन हमले का कोई भी एविडेंस उन्हें नहीं मिला। लेकिन तभी उसी पिक्चर में हमें पेनीवाइज की तस्वीर नजर आती है, यानी कि पेनीवाइज इस शहर की हिस्ट्री में काफी पुराने समय से उसका पार्ट रहा है। तो वो जितने भी 91 लोग गायब हुए थे उनकी लाश तो नहीं मिली, लेकिन खून से रंगे हुए उनके कपड़े एक कुएं में मिले जो कि अभी भी उनके शहर में मौजूद है। इसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि अकेले अपने घर जाता है। घर जाते वक्त वो एक भूतिया घर के पास से होकर गुजरता है, तो वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसके घड़ी में अलार्म बजता है, उसके दवाइयों का टाइम हो गया है। तो वो ठीक उसके घर के सामने ही रुक जाता है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से आवाज आती है, जिसे सुनकर डर के मारे उसके हाथ से सारे मेडिसिन गिर जाते हैं। और तभी उसके सामने कोई ज़ॉम्बी जैसा कोई आ जाता है और एडी को डरा कर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी भागकर घर के बैकयार्ड में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है पेनीवाइज से। लेकिन किस्मत से पेनीवाइज अभी के लिए उसे कुछ नहीं करता। इसके बाद हमें बेवर्ली को दिखाया जाता है जिसे उसके बैग से कार्ड मिलता है जिसमें उसके लिए शायरी लिखी गई है जो कि लिखी है बेन ने, लेकिन उसे ये पता नहीं होता। तो वो बाथरूम में जाकर उस शायरी को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बेसिन में जाती है और एक इंची टेप लेकर उसे अंदर डाल देती है। तो जब वो इंची टेप को बाहर निकालती है तब वो नजारा देखकर शॉक में चली जाती है। उसे इंची टेप में खून से रंगे हुए अपने ही बाल नजर आते हैं। इसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे बाल निकलकर बेवर्ली को पकड़कर उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं और फिर उसके अंदर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इतना सारा खून कि पूरा बाथरूम लाल रंग से रंग जाता है। बेवर्ली की आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ पर आते हैं, लेकिन बेवर्ली के डैड को लाल रंग दिखाई ही नहीं देता। उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, बस उन्हें अपनी बेटी ही पागल लगती है। इसके बाद हमें बिल को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई के कमरे में जाता है और उसे बहुत ज्यादा मिस करता है। तो तभी एक छोटा सा बच्चा उसके कमरे से पास से होकर गुजरता है। तो बिली भी उसका पीछा करते करते नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर उसका भाई जॉर्जी दिखाई देता है जो कि उससे बातें करता है और जॉर्जी बिल को अपने साथ आने के लिए कहता है। तो तभी पेनीवाइज पानी से निकल कर आता है और दौड़ कर बिल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। अगले दिन सारे बच्चे बेवर्ली के घर पहुँचते हैं। तो बेवर्ली उन सभी को अपना बाथरूम दिखाना चाहती है। तो रिची को छोड़कर बाकी सब बेवर्ली के साथ अंदर चले जाते हैं। रिची बाहर रहकर बेवर्ली के डैड के ऊपर नजर रखेगा। बेवर्ली सबको अपना बाथरूम दिखाती है और सभी को बाथरूम में खून नजर आता है। तो वो सभी मिलकर उस खून को साफ करते हैं। सफाई खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से निकलकर चलने लगते हैं। तो रास्ते में ही बिल सबको अपनी कहानी शेयर करता है जो कि उसने पिछली रात महसूस की। तो एक एक करके सभी अपनी कहानी बताते हैं सिवाय रिची को छोड़कर। फिर उन्हें सामने माइक की साइकिल नजर आती है और साथ में वहाँ पर है हेनरी की कार। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है जिसे हेनरी और बाकी सब परेशान कर रहे हैं। अभी माइक को पेनीवाइज नजर आता है जो कि किसी बच्चे के हाथ को खा रहा था। इसके बाद सारे बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं माइक को बचाने के लिए। तो सारे बच्चे पत्थर मार मार कर हेनरी और उसके लफंडरों को भगा देते हैं।
और वो लोग माइक को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी शहर में आते हैं और एक और नया बच्चा गायब हो चुका है। शायद इसी बच्चे के हाथ हमने थोड़ी देर पहले पेनीवाइज के मुंह में देखा था। तब बेन उन सभी को एक और बात बताता है। अपने रिसर्च को फिर से देख रहा था और उसने ये नोटिस किया कि हर 27 साल बाद इसी तरीके की इंसिडेंट रिपीट होती है और ये कोई कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो सभी एक जगह पर बैठकर इन सभी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो माइक अपनी कहानी बताता है। जब वो छोटा था तो तब उनके घर में आग लग गई थी। माइक के मॉम डैड माइक को बचाने के लिए घर के अंदर आए, लेकिन फायर फाइटर्स ने ऑलरेडी माइक को बचा लिया था। लेकिन ये बात माइक के पेरेंट्स को पता नहीं थी और वो लोग उसी घर में जलकर मारे गए। इसीलिए माइक को जलते हुए इंसानों के विजन्स नजर आए। पेनीवाइज हमें वही सारी विजन्स दिखाता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इसके बाद वो सभी बिल के घर के गैराज में आते हैं, जहाँ पर वो लोग प्रोजेक्टर की मदद से एक मैप को लगाते हैं। उस मैप में उन्हीं जगह पर पॉइंट किया गया है जहाँ पर बच्चों के गायब होने वाले इंसिडेंट सामने आया है और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टनल्स है और वो सारे टनल्स एक ही जगह पर आकर मिलते हैं, उसी कुएं में। और वो कुआं उसी घर में है जिस घर के सामने एडी को पेनीवाइज नजर आया था। ये बात सुनकर एडी की फट के सांस आना बंद हो जाती है। यानी कि अगर उन्हें पता लगाना है कि सारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं तो उन्हें उस घर के अंदर जाना होगा। फिर अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है, जहाँ पर बिल के एक फैमिली फोटो को ऑटोमेटिक जूम किया जा रहा है और उस फोटो में बिल की मॉम की जगह पेनीवाइज आ जाता है। इसके बाद पेनीवाइज उस पिक्चर से बाहर आ जाता है और इस बार वो साइज में बहुत बड़ा होता है। पेनीवाइज बस बेवर्ली के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि सारे बच्चे गैराज का शटर खोल देते हैं और पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद बिल उन सभी को घर में जाने के लिए कहता है, लेकिन अभी जो हुआ उससे सारे बच्चे डर गए हैं। तो बिल अकेले ही चला जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। बिल उस घर में पहुंचता है, उसके पीछे पीछे उसके सारे दोस्त भी वहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर वो लोग घर के अंदर फंस गए तो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा। इसीलिए सिर्फ बिल, रिची और एडी घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर रिची को एक कागज मिलता है जिसमें लिखा हुआ है रिची मिसिंग, यानी कि पेनीवाइज का अगला टारगेट रिची है। ये देखकर रिची फ्रीक्ड आउट हो जाता है, लेकिन बिल उसे किसी तरीके से शांत करता है। इसके बाद उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे मदद मांग रही है। तो वो लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि दूर सामने के कमरे में पेटी रिप्सन है और फिर अचानक उसे कोई खींच के अंदर लेकर जाता है। वो तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एडी को एक आवाज सुनाई देती है जिस वजह से वो वहीं पर ही रुक जाता है और रिची और बिल आगे बढ़ जाते हैं। कमरे के अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो जाता है और एडी अकेला बाहर रुक जाता है। वो भागकर कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक गड्ढा बन जाता है। फिर उसके पीछे से एक हाथ उसे टच करती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, वही ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसकी हाथ टूट जाती है। बाद पास के कमरे में रिची को एडी दिखाई देता है, तो वो उस कमरे में चला जाता है और उस कमरे में बहुत सारे जोकर्स होते हैं क्योंकि रिची को जोकर से डर लगता है। इसके बाद वो एक कॉफिन की तरफ आगे बढ़ता है, जिस कॉफिन में उसी का ही एक डॉल होता है। वो उस कॉफिन को बंद कर देता है, लेकिन तभी उस कॉफिन के अंदर से पेनीवाइज बाहर निकल के आता है और फिर पेनीवाइज रिची को बस मारने ही वाला होता है। बिल दरवाजा खोलकर रिची को बचा लेता है। उसके बाद उन दोनों के सामने एडी आता है, जो कि अजीब अजीब सी हरकतें करके अपने मुंह से खून का लावा छोड़ देता है उनके ऊपर। और उनके पीछे 3 दरवाजे होते हैं जिनमें 3 ऑप्शंस होते हैं। नीचे एडी अपने होश में आता है और देखता है अलमारी से पेनीवाइज बाहर निकल के आता है और पेनीवाइज उसे डराने लगता है। ऊपर रिची और बिल को एक दरवाजा चुना था, तो लोग एक दरवाजा चुनते हैं, उसे खोलते हैं और उन्हें उस कमरे में एक लड़की की आधी कटी लाश नजर आती है। लेकिन बिल को पता था कि ये सब सच नहीं है, तो बिल हिम्मत दिखाकर उस दरवाजे को फिर से खोल देता है और नीचे पेनीवाइज एडी को बस खाने ही वाला होता है कि बिल की वो हरकत पेनीवाइज को रोक देती है। इसके बाद वो दोनों एडी के पास नीचे आते हैं। उनकी मुलाकात होती है पेनीवाइज से और पेनीवाइज उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बेवर्ली पेनीवाइज के सर में एक लोहे का रॉड घुसा देती है। लेकिन तब भी पेनीवाइज रुकता नहीं है, वो बेन पर हमला कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिल उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि पेनीवाइज उस कुएं के अंदर चला गया है। फिर एडी की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है, तो बिल को पता है कि कुआं कहाँ है, तो अगली बार वो सबको उस कुएं में जाने के लिए कहता है। लेकिन सारे बच्चे डरे हुए हैं और कोई भी जाना नहीं चाहता। इसी बात में उन सभी में लड़ाई हो जाती है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के गन से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जिससे उसका डैड बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। इसके बाद हेनरी और उसके दोस्त ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो हेनरी को एक बलून नजर आता है, तो वो उस बलून के पास जाता है और उसे उसका खुद का चाकू मिलता है, जिसे उसने घुमा दिया था जंगल में। और अब पेनीवाइज हेनरी के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और हेनरी उसी चाकू से अपने ही बाप को मार देता है। इसके बाद हमें बेवर्ली को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर आती है और उसका डैड बहुत ही ज्यादा नाराज है उससे कि वो लड़कों के साथ घूम रही है और इसकी सजा देने के लिए उसका डैड उसके ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं और बेवर्ली अपने डैड को मार देती है। और इसी के तुरंत बाद
पेनीवाइज उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद बिल बेवर्ली के घर जाता है, जहाँ पर उसे बेवर्ली के डैड की लाश मिलती है और बाथरूम के दीवार पे लिखा हुआ है कि कोशिश करने में तुम मारे जाओगे। ये देखते ही वो सबसे पहले अपने दोस्त रिची के पास जाता है मदद मांगने के लिए। इसके बाद सारे दोस्त एक साथ असेंबल होते हैं तो वो लोग उस हॉन्टेड हाउस में पहुंचते हैं। सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस कुएं के पास पहुंचते हैं और एक रस्सी की मदद से एक एक करके उस कुएं के अंदर जाते हैं। उस कुएं के नीचे दीवार में एक और होल होता है जिसके अंदर से जाया जा सकता है। फिर हमें बेवर्ली को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी हुई है। होश आने के बाद वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है और उस मलबे के ऊपर बहुत सारे बच्चे हवा में तैर रहे हैं। ये वही सारे बच्चे हैं जिसे पेनीवाइज ने इस साल गायब करवा दिया था। बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पेनीवाइज वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़कर अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर 3 लाइट बॉल्स है, जिसे देखते ही वो भी हवा में फ्लोट करने लगती है। सारे बच्चे उस होल के अंदर होते हैं, बस माइक रह जाता है। लेकिन तभी हेनरी उसके पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और रस्सी को ऊपर ले लेता है। इसके बाद हेनरी और माइक के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें माइक हेनरी को कुएं के नीचे फेंक देता है। होल के अंदर एकदम पीछे स्टैनली होता है और उसे पीछे से आवाज आती है, तो उसे लगता है कि वो आवाज बेवर्ली की है, तो वो उस आवाज का पीछा करते करते वहाँ चला जाता है। वो जिस जगह पर पहुँचता है वहाँ पर काफी अंधेरा होता है और उसे अपने आसपास किसी के दौड़ने की आवाजें आती है और तभी पिक्चर वाली वही डरावनी औरत उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाकी सारे दोस्त भी उसकी आवाज सुन के वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो उसके सारे दोस्त देखते हैं कि वो औरत स्टैनली को खा रही है। लेकिन उसके दोस्तों को देखते ही वो औरत स्टैनली को छोड़कर दीवार के पीछे छुप जाती है और दीवार के पीछे से निकल के आता है पेनीवाइज। लेकिन पेनीवाइज फिलहाल के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिल को अपनी भाई की परछाई नजर आती है, तो वो अपने भाई का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो बेवर्ली तक पहुँचता है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई के पीछे ही जाता है। इसके बाद बाकी सारे लौंडे भी डर डर के बेवर्ली के पास पहुँचते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। और इसके बाद बेन बेवर्ली को एक किस करता है, जिससे बेवर्ली होश में आ जाती है। इसके बाद बिल को अपना भाई मिल जाता है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है और हाथ में नाव है। इसका मतलब ये कि शायद उसका भाई इतने दिनों से जिंदा था। फिर रोते रोते उसका भाई बिली को सब कुछ बताता है कि उसके साथ हुआ क्या था। सब कुछ सुनने के बाद बिल अपने भाई को मार देता है। स्मार्ट बिल पेनीवाइज के जाल में नहीं फंसता। इसके बाद जॉर्जी अजीब तरीके से कांपने लगता है और फिर जॉर्जी से पेनीवाइज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बाद सब एक एक करके पेनीवाइज के ऊपर हमला करने लगते हैं और पेनीवाइज धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तब बिल कहता है कि पेनीवाइज ने बेवर्ली को इसलिए नहीं मारा क्योंकि बेवर्ली पेनीवाइज से डरी नहीं और डर ही पेनीवाइज को ताकत देता है और इस वक्त कोई भी बच्चा उससे डर नहीं रहा था, जिस वजह से वो कमजोर हो गया और अब डर पेनीवाइज को लग रहा है क्योंकि वो हमेशा के लिए भूखा रहने वाला है। इसके बाद पेनीवाइज कुएं में कूद जाता है और सभी बच्चों को बदले की नजर से देखकर वहाँ से चला जाता है। वो बस अभी के लिए चला गया है और 27 साल बाद वो वापस लौटेगा। इसके बाद एक एक करके सारे बच्चे नीचे उतरने लगते हैं। कुछ दिन बाद सारे बच्चे तालाब के पास बैठकर बेवर्ली की बातें सुनते हैं, जहाँ पर बेवर्ली सबको बताती है कि उसने फ्यूचर देखा है और फ्यूचर में पेनीवाइज वापस आएगा और एक एक करके सबको मार देगा। इसके बाद बिल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और सबको एक कसम खाने के लिए कहता है कि अगर कभी पेनीवाइज वापस लौटा तो वो लोग भी लौटेंगे, पेनीवाइज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। इसके बाद बिल एक एक करके सबका हाथ काटता है उस कांच के टुकड़े से और सभी बच्चे अपना हाथ पकड़ लेते हैं और मूवी यहीं पर ही खत्म।